आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी नई क्लास आरजी टेस्ट में। और हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 21 कंप्लीट कर दिए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और आज की बारी है आर्टिकल 22 जिसमें लिखा हुआ है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसा कि आपको पता है मूल अधिकारों में हमें हर जगह कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है, समानता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है और हमें जीवन यापन करने को वो एक साधन मिल जाता है जो हमारे जीवन को अगली ग्रोथ देता है, आगे बढ़ने में सहयोग देता है और सरल बनाता है। तो वो हमारे मूल अधिकारों में आता है। तो इसमें भी संरक्षण है, किसके लिए संरक्षण है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संबंधित में। तो इसको दो भागों में अपन तो क्या संविधान ने दो भागों में बांटा है। तो उसमें से पहला भाग है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध क्या होता है? वो चीज जो अपराध के बाद हो। ठीक है, दंडात्मक निरोध यानी निरोध तो होगा, मतलब कब होगा? दंड के बाद में। दंडात्मक यानी दंड देंगे मगर अपराध के बाद में। तो उसमें क्या चीज है? अब दंड अपराध के बाद में कैसे देंगे? तो कोई भी आपने जैसे कोई भी चीज कर दी है, दंड मतलब सॉरी आपने कोई भी अपराध किया है, ठीक है, आपने कोई भी अपराध कर दिया, किसी से लड़ाई कर दी, एक को थप्पड़ मार दी, दूसरे ने आपको मार दी, उस मामले में कई बार क्या है कि जो संगीन जुर्म नहीं होते ना, तो उसमें वारंट ही नहीं आता। यहाँ पे अपनी यूथ की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ भी छोटा बड़ा होता है ना, तो पुलिस को सीधा यही कहते हैं, हाँ भाई वारंट का है, बिना वारंट के आप कैसे अरेस्ट करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि कोई ढंग का केस हो ना, जिसमें यूं थोड़ा सामने वाले के हाफ मर्डर या मर्डर टाइप का हो, तो उसमें वारंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नॉर्मली कोई पूछताछ का केस हो, किसी को ले जाना हो या किसी ने शिकायत की हो, तो उसमें यूं कह सकते हैं कि कोई, और सामने वाला भी अगर कोई थोड़ा बड़े लेवल का है या अच्छा जानकार आदमी है, तो उसके लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। बाकी आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो 22 के पहले भाग में पहला जो है वो है वारंट। आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई संगीन जुर्म करते हो, लड़ाई टक्कर ऐसा जिसमें किसी आपके ऊपर चार्ज लगते हो हाफ मर्डर के या मर्डर के, तो उसमें पूछताछ नहीं होगी, आपको सीधा अरेस्ट किया जाएगा, कोई वारंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट जिसमें आपको कभी कभी नीड नहीं होती। यानी बड़े काम करोगे आप, बड़े नेक अपराध करोगे, तो उसमें आपको वारंट की जरूरत नहीं है। मगर हाँ ठीक है, छोटी मोटी कोई पारिवारिक लड़ाई हो गई और उसमें अगर फिर बात थोड़ी हाई लेवल की है या फिर आप थोड़े ऊपर बड़े लेवल में हो या सरकारी कर्मचारी हो, तो आप वारंट मांग सकते हो कि बिना वारंट के क्यों ले जा रहे हो, जिसमें आपका कोई जुर्म नहीं है। अब रही बात दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर अंदर। अभी 24 घंटे क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा नियम है जो आपने फिल्मों में खूब देखा होगा, आप सबको पता है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है आपको, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कैसे माने कि 24 घंटे हुए और 24 घंटे में पुलिस के सामने करे? तो जब आपको अरेस्ट करके लाए, जो उस वक्त का जो टाइम होता है ना, वो टाइम वो लिखते हैं कि हम इस बंदे को इस वक्त वहां से उठा के लाए, तो वो डायरी में लिखेंगे आपका टाइम कि जिस टाइम आपको लाए। पहले तो क्या होता था, पुलिस इसमें गोलमाल करती थी, लिखती नहीं थी। यानी आपके कोई वो जान पहचान गया पुलिस वाला कि हाँ ये पंचायती कर रहा है, तो उसको उठा के अंदर डाल दो। आप क्या करोगे? कुछ नहीं है, वो कहेंगे साहब हमने तो डाला ही नहीं, अंदर ही नहीं डाला। डाला है तो उन्होंने डायरी मेंटेन नहीं की, टाइम नहीं लिखा। अब क्या है कि हर जगह लग गए सीसीटीवी। ठीक है, सीसीटीवी लगते ही अब ये थोड़ा कम हो गया है, जो थानेदार वगैरह की जो मनमानी है पुलिस वालों की, वो थोड़ी कम हो गई है, लोग जागरूक हो गए, तो सीसीटीवी में सब कुछ दिख जाता है। कल को अगर 24 घंटे पूरे होते हो, कोर्ट में जाए, कोर्ट में बोल दे कि साहब मेरे को 2 दिन से रखा हुआ है, आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो वो सीसीटीवी मंगेंगे और ऐसा हो जाए तो सस्पेंड कर देंगे सीधे उसको, थानेदार को, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर देंगे। तो इस मामले में अब काफी हेल्प मिल चुकी है। ठीक है, दूसरा 24 घंटे कौन से माने जाएंगे? तो 24 घंटे वो माने जाएंगे जिसके अंदर आप जेल में रहते हो, आपके अरेस्ट किया हुआ है वो। माना ऐसा जाता है कि आपको जब अरेस्ट किया है तब से लेके आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में छोड़ना है, मगर उसमें कुछ चीजें अलग हैं। अलग क्या है कि आपको जब अरेस्ट करके ला रहे हैं वो समय, प्लस आपको जब अरेस्ट करके अगले दिन ले जा रहे हैं कोर्ट के सामने, तो वो ट्रैफिक आता है या और कोई चीज होती है, भाग दौड़ होती है, अगर कुछ भी समय ऊपर नीचे होता है या गाड़ी खराब होती है, वो सब इसके अंदर नहीं आएगा। या फिर छुट्टी हो कोई भी, वो भी 24 घंटे के अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप किसी गांव में हो और
थाना 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहां से अरेस्ट करके ला रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो वो 1 घंटा मान्य नहीं होगा। प्लस आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पे ले जा रहा है, तो वहां पे 2 घंटे लग रहे हैं ले जाने के, तो वो 2 घंटे भी 24 घंटों से बाहर होंगे, तो टोटल 3 घंटे हो गए, तो वो 24 से बाहर होंगे, उसके अंदर नहीं होगा। अगर मान लो कि आपको सैटरडे को उन्होंने अरेस्ट किया है, तो मंडे तक तो आप मौज करो, आपका एक दिन 24 घंटे का था, मगर आप 2 दिन अंदर रहोगे, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, तो छुट्टी भी 24 घंटे के अंदर नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, वारंट हर किसी काम के लिए जरूरी नहीं होता, संगीन जुर्म में होता है। बाकी दूसरा आता है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, आपको समझ आ गया होगा। और तीसरा वकील क्या चीज है भाई, समझते तो सब लोग हैं। तो वकील वो चीज है कि आपके पास ये अधिकार है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करे, आप अपना पसंद का वकील कर सकते हो, ठीक है। आप अपना मनपसंद वकील कीजिए, उसके साथ केस लड़िए, और आप अपना केस के साथ आगे बढ़िए कोर्ट में। ये तो बात थी कि पहले पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी, क्यों करेगी, या पूछताछ होगी, जो भी। उसके बाद अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट कब ले जाएंगे, वो समझा दिया। अब कोर्ट में ले जाने में क्या दिक्कत होगी, या फिर वहां क्या चीजें होगी, तो वहां पे आपकी सीधी वकील की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि जब संविधान देखता है तो वो सबको समान देखता है, वो कहता है कि पैसे वाले लोग होंगे, बट कुछ लोग गरीब भी तो होंगे ना, उनको हम आरक्षण देके समानता में ला सकते हैं, मगर पैसे तो हम दे नहीं सकते ना। तो फिर आप सुनते ही हो सरकारी वकील, ठीक है, सरकारी नाम आप सुनते ही हो। तो ये सरकारी वकील क्या काम आते हैं, तो सरकारी वकील यही काम आते हैं गरीबों के लिए। वो गवर्नमेंट उनको सरकारी वकील देती है जो आपके लिए केस लड़ेंगे। मान लीजिए कि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप प्राइवेट वकील करो, उसकी फीस दो, तो गवर्नमेंट आपको एक वकील देगी। वो वकील, हकीकत ये है कि वो वकील हमेशा केस हार जाते हैं, 90% केस हारते हैं। कारण क्या होता है कि वो वकीलों को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे, क्यों केस की छानबीन करेंगे, उस चक्कर में वो ज्यादातर केस हार जाते हैं। ये तो बात रही दंडात्मक निरोध। आपने अपराध किया है, उसकी सजा का ये था, जिसमें 3 पॉइंट थे, 22 के 3 भाग थे। अब 4 से लेके 7 भाग तक है दूसरे में। दूसरा क्या है, निवारक निरोध, जो है अपराध के पहले। ये तो अपराध के बाद था कि आपने अपराध कर दिया है और वो फिक्स है, आपने देख लिया है, सबूत वगैरह पड़े हैं पुलिस के पास, अब आपको ले जाना है, तो कैसे ले जाएगी, फिर कब रखेगी और कब पेश करेगी, वो है सजा मिलनी तय है। ये चीजें हैं अपराध के पहले की। आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपको पुलिस उठा के ले गई। आप फिल्मों में देखते हो ना कि हाँ ठीक है, बिना जुर्म के आप हमें सजा नहीं दे सकते, वो फिल्मों में डायलॉग अच्छे लगते हैं, मगर हकीकत लाइफ में आपको अपराध के पहले भी ले जाया जा सकता है। समझिए इसको हम यूं कह सकते हैं कि आज का रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, जो कभी रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसका विरोध हमारे पूर्वजों ने अच्छा खासा दबा के किया था, इसको हम रोलेक्ट एक्ट का नया रूप कह सकते हैं। एक तरीके से ये नया रूप है रोलेक्ट एक्ट का, ठीक है। नया रूप क्यों है, उसका भी कारण समझिए कि ये इसमें आपकी कुछ नहीं चलती है, ठीक है, ये तानाशाही टाइप का है, इसमें आपका कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप सरकार के विरोध में हो तो सरकार इसका मिसयूज कर सकती है, यहाँ पे आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। और ये चीज क्या है, तो इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की मौजूदगी में अगर अपराध को प्रोत्साहन मिल रहा है, या फिर यूं लग रहा है कि किसी आदमी की उसकी उपस्थिति में अपराध हो सकता है, तो वो उस अपराध को रोकने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को पहले ही अरेस्ट कर लेगी, पहले ही पकड़ के ले आएगी कि नहीं भाई तू वहां जाएगा तो हंगामा होना ही, इधर आ, अपने जाना ही नहीं उधर। तो इसीलिए इसको रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। इसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पूछताछ, ना कोई केस, ना कोई वारंट, कुछ भी नहीं। आपको ऐसे पकड़ा, इधर ले जाके डाल दिया। कब तक, तो आपको बिना वारंट 3 महीने तक बिठा के रखेंगे, मिनिमम 3 महीने आपको नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथ में है पुलिस वालों के कि हाँ भाई मेरी मर्जी, और पुलिस किसके हाथ में, सरकार के। तो सीधी सी बात है, सत्ता वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार जब ये होती है, ये बनाया फायदे के लिए था, मगर मिसयूज हो रहा है। फायदा कैसे होगा मैं बताता हूँ। मिसयूज सरकार लेती है, बिना वारंट के 3 महीने तक उठा के डाल देती है। मान लीजिए कोई चुनाव आ गया, सामने वाला कोई विरोधी है, उसके ऊपर 1-2 केस लगे हुए हैं, और वो कोई भाषण दे रहा है किसी नेता या किसी पार्टी के खिलाफ, तो पुलिस, वो सरकार बोलेगी जो सत्ता में, इसको ले जाके अंदर डाल दे। ये बोल देना कि शांति भंग के चक्कर में डाल दिया, जब तक चुनाव हो जाएंगे फिर बाहर निकाल देना। ये होता है 3 महीने में। अब ये 3 महीने कोई जरूरी नहीं है, मैंने बोला मिनिमम 3 महीने, ठीक है।
वो मैक्सिमम भी हो सकते हैं 3 महीने से ज्यादा भी। कैसे? सरकार बोल देगी कि कोर्ट में ले जाएगी और कोर्ट में सरकार बोल देगी कि ये जो बंदा है ये समाज में अशांति व्याप्त कर रहा है, इसको आप बाहर मत निकालिए, इसको रहने दीजिए। तो कोर्ट बोलेगी हाँ भाई रख ले। फिर अगर कोर्ट बोलती है तो आप 3 महीने से ज्यादा इसको वापस अंदर बिठा के रख सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहां पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको अंदर ही बिठा के रखेंगे। ये किस में आता है? तो निवारक निरोध में आता है। ठीक है, अब इसका आप यूं समझिए कि ये बना क्यों है। तो बना, इसका फायदा देखिए, मिसयूज कम होंगे मगर जो फायदा है ना वो बहुत बड़ा है। आपने 370 नाम सुना होगा, एक्ट 370। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल है। अनुच्छेद 370 में क्या था? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, वहां की शांति बनाए रखने के लिए 370 को हटा दिया गया था। ठीक है, 370 को हटाती, वहां के नेता क्या है? एक्टिव हो गए, वो सारे बोलने लगे ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारे से अधिकार कैसे लिया, 370 हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वो खूब किया उन्होंने। अब इस चीज को रोकने के लिए 370 हटाने से फायदे ही हुए, नुकसान कम है, फायदे बहुत ज्यादा है। तो 370 के फायदे अब वहां से बाहर जो लोग हैं उनको भी हो रहे हैं, आम नागरिक को भी हो रहे हैं, लेकिन नेताओं को नुकसान हो रहा है, आतंकवादियों को नुकसान हो रहा है, तो विरोध पैदा करेंगे। तो विरोध, आतंकवादी तो आ नहीं सकते, हमारी सेना छाती चौड़ी करके बैठी है, मार देगी एक ही में, आजा बेटा आजा, दर 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 दर, खत्म। तो फिर वो लोग नेताओं को प्रमोट करते हैं कि आप जाओ लोगों के बीच भाषण दो, वो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, उससे वहां पे अशांति फैलती है। बस यहीं पे निवारक निरोध आ जाता है। आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, मगर आपकी मौजूदगी में अपराध होने की संभावना है। आप कोई भाषण दे रहे हो, उससे 370 पे विरोध होगा, लोग पत्थर मारेंगे, दंगे करेंगे, उस चक्कर में आपको हटा लिया जाता है। तो 370 के वक्त कई नेताओं को निवारक निरोध के तहत जेल के अंदर डाल दिया गया। 3 महीने 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, इसका ऐसे नहीं है कि ये लिमिटेड है, आप भाषण दोगे तो उससे अशांति फैलेगी, इसलिए आपको हटा लिया जाता है। इसको ही हम कह सकते हैं नजरबंद। अब ये नजरबंद क्या है? ठीक है, नजरबंद ये सेम चीज है। अगर आपको जेल नहीं डाले, आप कोई बड़े आदमी हो या थोड़ी बड़ी पहुंच है, तो आपको जेल में नहीं डालेंगे, फिर आपको घर में ही नजरबंद कर देंगे। ठीक है, नजरबंद में क्या चीज होती है? तो आपका जो सोशल मीडिया है, मतलब आप जो जहां से सोशल मतलब जनता से जुड़ते हो, आम लोगों से जुड़ते हो, वो बंद हो जाएगा। क्या? टीवी तो टीवी बंद, फोन तो फोन बंद, घर से बाहर निकलना बंद। नजरबंद मतलब किसी की नजर में नहीं आओ, बंद, वो नजरबंद होता है। इसमें कई बार गवर्नमेंट मिसयूज करती है, सीधी सी बात है, सीधा नाम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट मिसयूज खूब करती है, खूब ज्यादा मिसयूज करती है। कैसे करती है? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक मुझे याद नहीं है पक्का, मगर एक कॉलेज थी, उस कॉलेज में किसी बीमारी से कई सारे बच्चे अस्पताल में आए हुए थे और उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे। वहां पे क्या सिस्टम था कि गवर्नमेंट ने उस ऑक्सीजन सिलेंडर जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसके बिल पास ही नहीं किए थे, उनके पैसे पड़े थे, तो उन्होंने सिलेंडर की सप्लाई रोक दी। अब वो बच्चे मरने लगे, अब गवर्नमेंट बिल नहीं दे तो कंपनी सिलेंडर नहीं दे, तो वहां के एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने खर्च पे वो कुछ सिलेंडर दिया। अब इतने सारे सिलेंडर तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने जितनी मदद हो सकती है 9-10 सिलेंडर दिए। उसी वक्त वहां पे कोई बड़े नेता वो वहां से आ गए। अब सरकार है तो सरकारी नेता हो गया, सीधी सी बात है, सरकार किसकी? नेताओं की। वो नेता वहां पे छानबीन में आया तो उसने पाया कि यहाँ पे ये असुविधा है, तो उसने सीधा बोला कि हाँ चार्ज किसके? इसके पास था, इसके खिलाफ केस करो। उसको ले जाके जेल में बिठा दिया गया। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं, निवारक निरोध में डाल दिया गया अंदर। अंदर डाला जब उसको, तब वो उसको पहले इसमें डाला दंडात्मक निरोध, उसने माना, वो बाहर से आया था नेता, उसको नहीं पता था, तो उसने सोचा कि इसने अपराध किया है, सिलेंडर नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, तो उसने डाला। जब कोर्ट में गया अगले दिन, तो कोर्ट को बोला भाई ये मामला है, मैं तो था ही नहीं वहां पे, वो सरकार अप्लाई नहीं कर रही है। तो कोर्ट ने बोला अभी का अभी इसको छोड़ो, अभी का अभी छोड़ो, तो उन्होंने फ्री कर दिया। उन्होंने फ्री किया तो अब सरकार के मन में वो कुंठस्थ आ गई थी, जो वहां के नेता थे उनके मन में आ गई भी, हमें फटकार दिया कोर्ट ने इसके चक्कर में। अगली बार क्या हुआ, जब कोरोना काल था, कोरोना के बाद सीसीए का अभी जो ये आया था, बिल आया था, सीसीए के विरोध में, वो डॉक्टर थे तो उन्होंने विरोध में एक कॉलेज में जाके भाषण दिया। अब सरकार को मौका मिला, इसने भाषण दिया है, उठा के अंदर डालो।
वो गए, उसको निवारक निरोध के जुर्म में अंदर डाल दिया। जुर्म मतलब निवारक निरोध एक्ट के रूप में अंदर डाल दिया, अपराध के पहले। उससे पूछा गया तो उसने बोला भाई तू कुछ मत बोल, निवारक निरोध के रूप में डाल रहे हैं, तू वहां जाके भाषण दे रहा है, उससे अशांति फैली। तो वो कह रहा है मेरा भाषण ही नहीं अशांति का। उन्होंने कहा तू शांति रख। उसको 3 महीने तक जेल में रखा। ठीक है, कोरोना काल वगैरह के चक्कर में वो 8 महीने हो गए। वो रियल कहानी है। वो डॉक्टर साहब को 8 महीने जेल में रखा, और जब वापस कोर्ट के सामने पेश किया गया तब वो वीडियो पूरा देखा गया जिसके अंदर वो भाषण दे रहे थे, और कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। कोर्ट ने हाथों हाथ ऑर्डर निकाला था। रात को 2 बजे पुलिस भागती हुई आई, इनको छोड़ा था रात को 2 बजे। इतनी पावर होती है कोर्ट की। इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक रक्षक कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है। इसीलिए हमारी रक्षा कर पाती है, नहीं तो ये सरकार तो हमें यूं जिंदा जलाते पता ही नहीं चलने दे। इसीलिए संविधान हमारी रक्षा करता है। इसी का था। अब निवारक निरोध है, इसमें कुछ अधिनियम आए हैं। ठीक है, वो अधिनियम कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपको समझ आ गया, मैंने पूरा बता दिया है। इसमें 7 भाग थे, वो अलग अलग बता दिए। अब इसमें कुछ एक्ट जो ये निवारक निरोध अधिनियम है वो आए थे स्टार्टिंग से। तो पहला कौन सा आया और उसके बाद में अभी तक कौन से लगे हुए वो जरा एक बार देख लेते हैं। पहला ही अधिनियम आया था, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम ये आया था 1958 में। ठीक है, ये पहला अधिनियम, सॉरी 58 में नहीं आया था, ये 50 में आया था, मैं भूल गया। 1950 निवारक निरोध अधिनियम पहला आया था, 1950 में आया था, और 1969 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब जब ये इसको बताने का मकसद एक ही है मेरा, क्योंकि ये पहला था। ठीक है, भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, इसलिए मैंने इसको बताया, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है एस्पा। ये बहुत बड़ा यूं फेमस नाम है। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, खबरों में भी रहता है। इसका आपको समझ आ जाएगा, मैं जब फुल फॉर्म बताऊंगा तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब जब नाम आपने सुन ही लिया तो अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा। ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा। अब मैं इसको बता देता हूँ, ये हुआ था 1958 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था तो मुझे ये याद था, तो मैं 1950 याद नहीं रखा, फिर मुझे याद आया पहला वो लगा था। ये आज भी जारी है, ये आज भी बंद नहीं हुआ है एस्पा। इसका आप यूं समझिए कि आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसमें इतनी पावर दी गई थी फोर्स को कि वो जो संदिग्ध इलाके हैं, या फिर वो आतंकवादी इलाके हैं, या फिर नक्सली इलाके हैं, वहां पे आर्मी जो आर्मर्ड फोर्स है, हमारी सेनाएं हैं, वो आधी रात को भी आपके घर में घुस सकती है बिना आपकी परमिशन के, बिना पूछताछ, बिना वारंट, और वहां पे जाके पूरा सर्च कर सकती है, और कोई मिलता है जिसके खिलाफ कुछ होता है तो उसको उठा के भी ले जा सकती है। इसीलिए ये इतना पावर में है, इसमें फुल पावर दी गई है आर्मी को, और करना भी जरूरी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा हो जाए और गवर्नमेंट से वो तो पूछता लेने बैठ जाए कि हाँ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, मेरे घर की चेकिंग करनी है, वो बेचारा कहाँ फौजी घूमता फिरेगा कि हाँ साहब ये दे दो वो दे दो। भाई हमारे फौजी है, वो हमारे रक्षक है, रक्षक के पास हमारी रक्षा के लिए हथियार है, उनको तो बस आप जाने दो, वो अपने आप संभाल लेंगे, उनका काम उनको आता है। इसीलिए ये उनको अधिकार दिया गया, क्योंकि वो जब तक कोर्ट देंगे तब तक तो आतंकवादी पीछे से रफू चक्कर, फिर आप क्या छानबीन करोगे। तो वो कभी भी जैसे ही इंटेल मिलती है, तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, वो चुपचाप घर के अंदर घुसते हैं, महिलाएं बच्चे सब भागने लगते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हर जगह नहीं होता है, मगर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो आतंकवादी प्रभावित इलाके हैं, उनके अंदर होता है। जैसे हमारा उत्तरी इलाका है, उत्तरी पूर्वी इलाका है, छत्तीसगढ़ है, कुछ इलाके हैं, तो उनमें ऐसा होता है। इसका भी मिसयूज होता है। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जब ये चीज लगाई है फायदेमंद है, तो सीधी सी बात है, जिसके सकारात्मक प्रभाव है तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी मिलेंगे। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे।
इसमें क्या होता है कि कई बार, मैं आम बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुर्खियों की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आर्मी के कोर्ट की, ठीक है, आर्मी के खुद के कोर्ट की, जहां पे कई आर्मी ऑफिसर्स या फिर सिपाहियों के ऊपर केस चल रहे हैं। मैं अपनी आर्मी को बदनाम नहीं करना चाहता, मगर आर्मी के अंदर भी जो रहने वाले हैं वो भी इंसान ही है, वो हम में से ही एक है। वो कोई भगवान तो है नहीं जो एकदम काम कुछ करेंगे नहीं, या फिर ऐसे हैं जो सत्य के देवता है। उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हैं, जिनमें से मुख्य है रेप केस का। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के वो अंदर घुसते हैं और वो रेप करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट टू रेप या रेप के उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, और ये आर्मी कोर्ट के अंदर केस चलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, कितने हैं वो हमें नहीं पता, मगर केस चलते हैं और ऐसी खूब सारी सूचनाएं आती है। तो ये स्पेशल केस है, तो आप देख सकते हो ये आज तक चलता है। 1958 में ये स्टार्ट हुआ था, तीसरा, ठीक है। इसको आप यूं समझिए ये ऐसा एक्ट है जिसका मिसयूज अगर हुआ है ना, इन सभी ये निवारक निरोध अधिनियम में अगर सबसे ज्यादा किसी का मिसयूज हुआ है ना, तो वो तीसरे नंबर एक्ट का है, जिसका नाम है मीसा, ठीक है, जिसका नाम है मीसा। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ये कब आया था, ये आया था 1971 में, ठीक है, 1971 में आया, और ज्यादा नहीं चला ये, 7 साल के बाद इसको खत्म कर दिया 78 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आप नाम से ही समझ सकते हो कि आंतरिक सुरक्षा, अंदर की सुरक्षा के लिए, तो सीधी सी बात है आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, बाहर से इसमें पुलिस का और राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सीमा पे तो फौजी रक्षा करते हैं, मगर अंदर कौन है, नेता ही है सब कुछ, और नेताओं के पीछे पुलिस भागती है दुम मिला के, वो सिस्टम आप इसमें समझिए। ये मीसा जो लाने वाला था, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो ये एक्ट लेके आए थे 1971 में। आधी बात तो आपको इसी से समझ आ गई होगी कि 1971 में वो लाए थे। याद हो तो आपको उस वक्त थे इलेक्शन, इलेक्शन का भरपूर मिसयूज लेने के लिए, ठीक है। तो अगर ये मेरे हिसाब से यूपीएससी में पूछूंगा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मिसयूज किस निवारक निरोध अधिनियम का हुआ है, तो वो था मीसा, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, जिसका मिसयूज सबसे ज्यादा लिया गया था चुनाव में, इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन में सबसे ज्यादा लिया गया था। इसमें ऑपोजिशन वाले जो भी नेता थे उन सबको निवारक निरोध अधिनियम के तहत, आंतरिक सुरक्षा के तहत जेल में डाल दिया गया था, और जेल में 3 महीने डाला, 3 महीने में चुनाव हो गए, और उसके बाद वो वापिस बाहर आ गए। और जैसे फिर वो हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा मिसयूज होने के चक्कर में इसको 1978 में हटा दिया गया। तो ये था, कई बार पूछा जाता है, इसलिए एक बार फिर से याद रखें, मीसा सबसे ज्यादा मिसयूज मीसा का, मिसयूज मीसा, सबसे ज्यादा मिसयूज मीसा का हुआ था। अब बारी आती है चौथे की, ठीक है, ये कोई कम नहीं है, ये मीसा का भाई है, इसीलिए हम इसको कहेंगे नासा, ठीक है। अब नाम से आपको इसका भी पता चल रहा है, ठीक है, मैं फिर बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ रही है, वो आंतरिक सुरक्षा थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, मगर इसका मिसयूज सबसे ज्यादा हुआ था, मगर इसका यूज सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है ना, तो नासा हुआ है। ये कब लगा था, ये ध्यान रखना, मैं सारे निवारक निरोध अधिनियम बता रहा हूँ जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वो मुख्य मुख्य में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा यूज इसका हुआ था, इसमें पुलिस गिरफ्तारी के द्वारा हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर आपको आतंकवादी, आपको भेदी घुसपैठिया या कुछ भी बढ़ा के आपको करते, तो इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और ये 1980 में ये लगा था। कब लगा है, तो ये 1980 में लगा है। इसमें क्या होता है, पुलिस और सरकार का मन हुआ तो 3 महीने आपको अंदर रखेगी, और मन हुआ तो ज्यादा भी रखेगी, मन हुआ तो आपको एनकाउंटर में उड़ा देगी।
सीधी सी बात है, आप किसी नेता के खिलाफ जाइए, आप सीमा क्षेत्र में हैं और उनके खिलाफ गए आप, वो कोई भावी बड़े दबंगदार आदमी है, तो सीधा बोल देंगे कि इसके खिलाफ ये बाहर के कॉल आ रहे थे, इसके इतने मैसेज मिले हैं, ये क्या है। तो ये सीधी सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको जेल में डाला जाता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, 3 महीने के लिए अंदर। और कोर्ट को विश्वास दिला देंगे, अरे साहब ये तो है ही ऐसा, इसके ऊपर ये चीजें मिली है, वो चीजें मिली है, कुछ चीजें बता दी, तो कोर्ट बोलेगी हाँ रखो फिर अंदर। फिर आप लंबे फंसोगे, थोड़ा बहुत भी नजदीक नहीं है, लंबे फंसोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं और कोई सुनवाई नहीं है। ये कुछ मिस यूज है जो गवर्नमेंट लेती है इनका, तो ये उनमें से एक है। ये याद रखना 1980 में आया था। उसके बाद इन सब का भी एक और बाप है जिसका नाम है टाडा, TADA। TADA नाम से पता चल रहा होगा, टी से सबसे पहले कौन आता है, तो टी से आता है टेररिज्म। तो टेररिज्म एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज, ठीक है, डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज, टेररिज्म, इसमें आतंकवादी और विध्वंसक कार्यकलाप निवारक अधिनियम 1985। ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक, आप मानिए कि ये 10 साल नहीं चल पाया, 10 साल में ही इसको खत्म कर दिया गया था। 1985 से 1995, बस इससे ज्यादा इसको चलने ही नहीं दिया। आतंकवादी, इसका नाम ही सुनिए, टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है, या विध्वंसक क्रियाकलाप, सेम ही बात हुई। और उसके बाद ये 1985 में लगते ही 1995 में ये लग गया था। सबसे इन सब में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई माना जाता है, सबसे ज्यादा डेंजरस कोई माना जाता है, तो यही एक्ट है जो 1985 में लगा और इतना खतरनाक था कि 1995 में खत्म किया। इसमें तो आपके ऊपर अगर सीधा टेररिज्म का केस लगा दिया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा एक फेमस डायलॉग है, कोई धड़ी धोरी नहीं है आपका, यानी आपके कोई माँ बाप नहीं है, फिर आपको अंदर डाला फिर गए आप। इसीलिए इसका ज्यादा मिसयूज ना हो, इसलिए इसको हटा दिया गया था। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से लास्ट होगा, ये है पोता। पोता सीधी सी बात है, दादा बाप और फिर पोता, पोता लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में अभी जो चल रहा है वो है पोता, POTA, पोता। लगा ये भी अभी नहीं है, ये लगा था 2002 में, लेकिन रिसेंट ये और 2004 में इसको बंद कर दिया गया था। 2 साल लगा, ये 2 साल में ही इसको बंद कर दिया। इसका जो फुल फॉर्म है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, ठीक है, आतंकवाद निवारण अधिनियम। ये टाडा की तरह ही है, वैसा ही था, इसीलिए इसको भी खत्म कर दिया गया था। ये एक बार खत्म करने का कारण था कि एक बार गुजरात का कोई लड़का था जिसकी एज आप यूं समझिए 14 साल। अब पुलिस के, वो कहते हैं ना बंदक के तलवार दे देना, ठीक है, वो सिस्टम हो गया। पुलिस को इतनी बड़ी ताकत दी ना, तो पुलिस उसका मिसयूज करने लग गई। एक कोई आपसी कोई मामला हो गया होगा या फिर कोई नेता का होगा, एक 14 साल का बच्चा था, उसके ऊपर ये पोता का ये लगा दिया, POTA का, पोटा का एक्ट लगा दिया उसके ऊपर एक्ट लगाया। और वो बंदा कहाँ का है, वो बच्चा 14 साल का गुजरात का बच्चा है। आप यूं समझिए सीमा क्षेत्र नहीं है, जैसलमेर, बाड़मेर राजस्थान का, बीकानेर, गंगानगर, उधर पुंछ इलाका पंजाब का, हरियाणा का उधर कुछ इलाका हो, या जम्मू साइड में हो, लद्दाख हो, पठानकोट हो, वहां का अगर कोई बंदा हो उसके ऊपर लगाए ना, फिर भी माने। ये बंदा, पहली चीज तो ये 18 के अंदर है, जिसमें तो कहा भी यही जाता है कि बाल सुधार में भेजा जाता है 18 से कम वाले को, तो उसके ऊपर तो सजा ही नहीं होती। ये पुलिस वाले माह से इसके ऊपर केस लगा दिया। सीधी सी बात है, केस लगा तो छानबीन हुई, छानबीन हुई तो सीधा बाहर निकला। तो इस चक्कर में पता चला कि ये गलत है, इसलिए इसको भी खत्म कर दिया गया। अब थोड़ा आपको बता देते हैं, ये तो था आर्टिकल 22 जिसमें यही बातें हैं, कुछ खास नहीं है, मगर इनसे जुड़ी कुछ बात है, मैं चाहता हूं कि वो आपको बता दूं, क्योंकि आम जीवन में वो बहुत ज्यादा होती है। जिसका मुख्य नाम जो सबसे ज्यादा फेमस रहता है कि पुलिस की वर्दी देखते ही, या आप पुलिस का सपना होता है आपका बनने का, तो आपको सबसे ज्यादा मन में यही आता है कि मैं देश के दुश्मनों को, या जो अंदर बैठ के जो दुश्मनी कर रहे हैं, या जो ये रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, या ऐसे संगीन जुर्म करते हैं, उनका मैं
एनकाउंटर करूंगा। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, अगर गलती हो तो एक बार आप देख लेना। सीधी सी बात है, एनकाउंटर कर दूंगा। मैं तो पुलिस में हूं, सीधा एनकाउंटर दूंगा। एनकाउंटर किस केस में होगा? पुलिस की पकड़ से भाग रहा है, ठीक है, पुलिस से भाग रहा है, पुलिस ले जा रही कहीं पे, वो वहां से पकड़ के छूट के भाग रहा है, या फिर पुलिस के ऊपर हमला करता है। इन केस में पुलिस उसका एनकाउंटर करती है, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जाता है। अब क्या है, आप यूं समझिए, कुछ होते हैं रियल एनकाउंटर, कुछ होते हैं फेक एनकाउंटर, फर्जी। जैसे विकास दुबे का खूब चर्चा में रहता है कि वो हमसे भाग रहा था, विकास दुबे, तो हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। अब आप यूं समझिए कि एक हैदराबाद में रेप केस हुआ था, सारे के सारे जो 4-5 लड़के थे वो सारे 18 के अंदर थे। एक लड़की को पेट्रोल पंप से उठा के लेके गए थे, उन्होंने रेप किया, उसके बाद उसकी बॉडी को जला दी। मैं कह रहा हूँ हैदराबाद पुलिस ने जो किया वेल डन, बहुत अच्छा किया, सफिशिएंट, कानून अपनी जगह है, और ये जो चीज है मानवता ये अपनी जगह है, ऐसा होना चाहिए। राजतंत्र में होता था तो प्रजातंत्र में भी होना चाहिए, ताकि ऐसी पापियों की जो आंखें है ना वो थोड़ी बंद हो, नीचे झुके, सबको एक समान रूप से देखे। उन्होंने